गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं कुछ को छोड़कर जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अब अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। हो गया मजिस्ट्रियल कोर्ट, हो गया उन पर हाई कोर्ट का कंट्रोल, ये कहने का मतलब ये हुआ। अब ये थोड़ा डायग्राम है, अब ये डायग्राम थोड़ा छोटा कर दूं और इसको देख ले। तो एक कोई जरूरी नहीं है कि सारे जगह बिल्कुल ये हायरार्की हो, पर मेनली ब्रॉड लेवल पर ये होता है, सारे मतलब सारे स्टेट में ऐसा हो। देखें अब बड़ा कर दो तो हमें सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह सकते हो। अब देखो उसमें फिर सिविल साइड में आप चलोगे तो डिस्ट्रिक्ट जज, सब जज, जो फैमिली कोर्ट होते हैं, मुंसिफ कोर्ट, स्मॉल कॉज कोर्ट, ऐसे ऐसे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सारे स्टेट में ऐसा फॉलो हो, लेकिन यहाँ ये हायरार्की जो है ऐसे ऊपर से ऐसे ऐसे बटी हुई है, बीच बीच में कहीं कहीं गायब हो सकते हैं। क्रिमिनल कोर्ट में देखें, फिर सेशन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये ऐसे 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 नामे हैं। और रेवेन्यू में देख लें, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये कमिश्नर कोर्ट, तहसीलदार, ऐसे। यहाँ नोट करने की बात है, ये वाले हायरार्की में जो है डिफेंस का जो हुआ आपका ये ट्राइब्यूनल, आप जिसको बोलते हो आर्मी का एक अपना ट्राइब्यूनल होता है। तो जो आर्मी जैसे कोर्ट ऑफ मार्शल या आर्मी से रिलेटेड जो उनकी जो मैटर है उनको देखने के लिए, वो इनके कंट्रोल में ऐसे नहीं आते हैं, इस हायरार्की में उनका नाम कहीं भी शामिल नहीं है, उनको अलग इंडिपेंडेंस दिया गया है। तो ये रहा, नोट करना चाहोगे तो आप नोट कर सकते हो, इतना टाइम मैं दे देता हूँ। ये रहा, हाँ जी, इससे बड़ा करने की जरूरत नहीं है आई थिंक। अब देखिए आगे चलते हैं। कहते हैं क्या, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट, सिंगल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर इसके बाद सिविल साइड में, क्रिमिनल साइड में, ऐसे ऐसे फिर डिवीजन है। सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट इन्फोर्सेस बोथ सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ, मतलब हमारे यहाँ जो है सेंटर ने जो कानून बनाया है या स्टेट ने कानून बनाया है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी फॉलो करना है, स्टेट कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी। वहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे क्यों बोला गया देखें, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में क्या होता है कि जब वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट में जब कोई भी डिस्कशन हो या कोई मैटर जाती है तो वहाँ सिर्फ फेडरल लॉ, मतलब सेंटर के लेवल पर जो कानून बनाया गया है उससे कोई बात विवाद होती है, उसका कोई मैटर हो, उस पर ही आप केस, उससे रिलेटेड मुकदमा ही सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो। ऐसा नहीं कि स्टेट, जैसे कि जैसे बिहार में अगर शराब बंद हुआ तो इस शराब बंद को चैलेंज वैलेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हो, लेकिन वहाँ अगर ये यूएसए में होता तो भाई ये चूंकि स्टेट का है तो स्टेट में जो आपका कोर्ट है, जो हायर कोर्ट है, हाई जो सुप्रीम हाईएस्ट लेवल का जो कोर्ट है स्टेट में जो है वो हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट आपके स्टेट का हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। यूएसए में ऐसा है। तो वो सेम बात बोला गया है कि फेडरल लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय फेडरल जुडिशरी, संघ संघ का जो कानून है, संघीय न्यायपालिका, फेडरल जुडिशरी, हिंदी थोड़ा ज़्यादा टिपिकल हो जाती है, एंड स्टेट लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय स्टेट जुडिशरी, स्टेट का कानून स्टेट का जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट और बाकी स्टेट के जो भी कोर्ट हुए सिर्फ स्टेट के कानून को वहाँ करती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सेम कोर्ट दोनों स्टेट के बनाए हुए कानून या सेंटर के बनाए हुए कानून उसको इन्फोर्स करवाती है या उससे रिलेटेड जो मुकदमा हो, वाद विवाद हो, उसको सुनती है। अब है सुप्रीम कोर्ट इज ए फेडरल कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। इंडिया में कहा जाता है कि जब जैसे कि
कोई मैटर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर हाई कोर्ट लेवल पर, यहाँ से फर्दर अपील होकर जाता है सुप्रीम कोर्ट। उससे ऊपर अपील करने का और कुछ नहीं, उससे ऊपर अपील करने का एक ही है, भगवान। वो उनके पास आप अपील करो बस। मैंने आपको बताया था जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाया था, तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद क्या होती थी, प्राइवेट काउंसिल, बताया था ना, जुडिशरी कमिटी ऑफ प्राइवेट काउंसिल जो ब्रिटेन में होता था। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसको भी अपील करना तो आप वहाँ अप्रोच कर सकते थे, प्राइवेट काउंसिल में। इंडिया में वो प्राइवेट काउंसिल वाला कंसेप्ट इंडिपेंडेंट के बाद खत्म हुआ। तो जो हाईएस्ट अपीलिंग अथॉरिटी जहाँ आप अपील कर सकते वो है सुप्रीम कोर्ट, इससे बियॉन्ड नहीं ये है। एंड सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का गारंटर है, गारंटी देने वाला संरक्षक है। एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का गार्जियन है, मतलब संरक्षण करने वाला है। मतलब अल्टीमेटली कहने का मतलब संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई भी आँच आए, कोई भी गड़बड़ लगे, कोई भी गड़बड़ किया जाए, तो उसमें फाइनली जो अथॉरिटी जो इंटरफेयर करती है दैट्स सुप्रीम कोर्ट। कभी कभी ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे ज़्यादा पावर एक तरह से जो डिसाइड करने वाले हैं चीफ जस्टिस। कभी कभी ये भी हो सकता है कि चीफ जस्टिस ने उस समय आंखें बंद कर ली हो, ध्यान ना दिया हो, और जैसे चल रहा हो चलता रह गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर अल्टीमेटली ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि हमारे संविधान को मेंटेन कर रखना है, उस मतलब उसको बदलाव नहीं हो सके ऐसा कि बेसिक स्ट्रक्चर बदल दे या संविधान में मेजर परिवर्तन ना करते या गलत तरीके से परिवर्तन चेंज ना कर दे, उसको देख रेख करना, उस पर उसको बचाव करना, ये काम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। लोगों का मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है, जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, जो अधिकार मिला है, राइट टू इक्वलिटी 14 में बताऊंगा, प्रोविजन, अभी नाम बोलूंगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं ऐसे भी आगे मैं बताऊंगा, इस चैप्टर में ही मैं उस चीज़ का डिस्कशन करूंगा फंडामेंटल राइट के बारे में। तो आपको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा क्या क्या फंडामेंटल राइट होता है। जैसे मैं हिंदी में थोड़ा बता दूं, आप समझ लोगे। जैसे कि राइट टू इक्वलिटी होता है कि सब लोग इक्वल का अधिकार हो, कानून के समान इक्वल होंगे, किसी को स्पेशल प्रिविलेज ना मिले, अमीर को अलग प्रिविलेज, गरीब को अलग फैसिलिटी ऐसा नहीं मिले, सबको इक्वल अधिक राइट हो, इक्वलिटी में चर्चा होगा। ये सब फंडामेंटल राइट है। सोसाइटी में किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एम्प्लॉयमेंट में ये सब चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, नौकरी देने में छुआछूत का भावना कंट्री में ना चले, इसमें अपना लोगों को अधिकार हो कि कोई कुछ छुआछूत के आधार पर भेद ना किया जा सके, कहीं जाने से, होटल में जाने से, पानी पीने से कहीं रोक, मंदिर में जाने से रोक ना किया जा सके, ये सब फंडामेंटल राइट में आता है, बाद में डिस्कशन होगा। किसी को आप अरेस्ट करते हो, अरेस्ट करने का ग्राउंड आपको मेंशन करना है, उसका राइट है कि आपको उसको ग्राउंड मेंशन करें, आर्बिट्रेरी अपने मन से उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। अरेस्ट करने के बाद आपको प्रोड्यूस करना है आपको कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर के अंदर, ऐसे ऐसी बातें हैं। उनको अधिकार है कि आप प्रोड्यूस करने की, जेल में ऐसे ही 10 दिन बंद किए हुए या कहीं मजिस्ट्रेट के सामने लेके गए नहीं, उनकी ज़िंदगी जीने का उनका अधिकार है, कहीं ट्रेवल कर सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं, सरकार के अगेंस्ट में कुछ बोलने का बोल सकते हैं, अपना यूनियन बना सकते हैं, ऐसे ऐसे कुछ कुछ फंडामेंटल अधिकार दिए गए हैं, जो आगे मैं धीरे धीरे चर्चा करूँगा। तो ये सब जो बेसिक अधिकार मिले हैं, मतलब ज़िंदगी जीने के लिए कम से कम इतना चीज़ होना चाहिए, एक आदमी शान के साथ अपना ज़िंदगी जिए, स्वतंत्रता के साथ ज़िंदगी जिए, उसको डेट्स कॉल्ड फंडामेंटल राइट। उसको कटेल नहीं किया, कम नहीं किया जा सकता, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, उसको देख रेख करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का काम है। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉल्ड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड बहुत सारे प्रोविजन बनाए हैं टू सेफ गार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंट, मतलब जुडिशियरी की इंडिपेंडेंट के लिए, मतलब स्वतंत्र रहने के लिए, और इम्पार्शियल रहे, इम्पार्शियल फंक्शन करे, पक्षपात न करे, अपक्षपात तरीके से काम करे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किसी के प्रेशर में, दबाव में ना हो, इसके लिए संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में उनको कुछ बचाव दिए गए हैं, कुछ सेफ गार्ड किए गए हैं, उसके लिए कोई प्रोविजन डाले गए हैं कि भाई इनकी स्वतंत्रता में आँच ना आए, इंडिपेंडेंस में कोई कमी नहीं है।
क्या क्या है थोड़ा मैं हल्का फुल्का मैं बता दूं। हालांकि मैं जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा या हाई कोर्ट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा उसमें ये सब चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं होता, हाई कोर्ट ऑफ तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होता ना। तो ये है पहला पॉइंट देख लें, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है या हाई कोर्ट के जजेज हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट खुद जजेज करते हैं। इसमें कोई थर्ड, कोई मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर का, कोई लॉ मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जज खुद नाम रिकमेंड करते हैं कि हाँ भाई ये पर्सन को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज बनाया जाना चाहिए। मतलब उसकी क्वालिफिकेशन है, जैसे हाई कोर्ट जज बनने का क्वालिफिकेशन है कि वो पहले से वकील होना चाहिए, इतने साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जैसे 5 साल 10 साल वो सब प्रोविज़न है कि इतने साल वो वकील हो, प्रैक्टिस कर रहे हो और इमिनेंट हो, मतलब उनके टैलेंट हो इसमें, या जूरिस्ट हो। जूरिस्ट कहने का मतलब आप कह सकते हो कि लॉ में उनकी ज्ञान हो। जैसे कि आप जैसे लॉ कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं टीचर एकेडमिक में, तो वो लॉ के बारे में फुल्ली नॉलेज है। भले कितने ऐसे हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते, कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ते, लेकिन वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जूरिस्ट कहलाएंगे वो। ये हुआ, तो उनका अपॉइंटमेंट खुद बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का होता है। कलीगियम सिस्टम है। कलीगियम में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और अदर सीनियर मोस्ट 4 जजेस होते हैं, इनकी ये 5 लोग होते हैं। और डिफरेंट, अब वकील का नाम जो वकील ही अल्टीमेटली वकील ही जज बनते हैं। तो अगर कोई स्टेट लेवल पर देखा जाए तो स्टेट में जैसे कि एक पल के लिए देखा जाए तो जैसे आप मान लो कोई भी कर्नाटका में जो वकील हैं उसमें से जो अच्छे वकील हैं, जो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिनकी नॉलेज अच्छी है, तो उनका नाम है जो रिकमेंड करती है कि भाई उनको कर्नाटका हाई कोर्ट का जज बनाया जाए। और ये नाम है जो मिनिस्ट्री को दिया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दिया, लॉ मिनिस्टर को दिया जाता है। ये नाम है, इनमें से आप नाम को, इन नाम में से ही आपको चुनना है कि हाँ किसको वहाँ का जज बनाना है। आप नाम अपने से ऐड नहीं कर सकते, ये कहने का मतलब। उस टाइप से ही जब वो जज बन गए, जज बनने के बाद है जो है कहाँ कहाँ के जजेज जो है हाई कोर्ट के जजेज को, उनमें से जो स्पेशल जज रहे, अच्छे जज रहे, उनका नाम है जो सुप्रीम कोर्ट के जज मिनिस्ट्री को देगी, मतलब कि इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए या इस जज को वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए, तो वो भी रिकमेंड करती है खुद कलीगियम। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज जो 5 जज जो हुए वो डिसाइड करते हैं और नाम देते हैं मिनिस्ट्री को, ठीक है, लॉ मिनिस्ट्री को। लॉ मिनिस्ट्री उसमें से जो जिसको सिलेक्ट कर ले, वहाँ उनकी कम से कम उनकी आप कह सकते हो लॉ मिनिस्ट्री कह सकते हो उनकी अपनी कह सकते हो लिबर्टी है उनकी, या उनकी चाहत है कि इन नामों में से किसको चुने, लेकिन इन नामों में से ही उनको चुनना है, इन नामों के बियॉन्ड नहीं किसी को चुनना है। तो इतना यह है कि नामों में से 5 नाम है दिया गया है, तो 5 नाम में से पहले वाले को ले या दूसरे वाले को ले, तीसरे वाले को लो, ये उनकी अपने मन पर निर्भर करता है। ये चुनना उसी में से है जिनका नाम दिया गया है। और अल्टीमेटली जब प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो फिर वो फाइनली वो वहाँ के जज बनेंगे, या हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, जैसे ऐसे हो। ऐसे अपॉइंटमेंट इंडिया में होता है, ठीक है। जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जब बनाया गया था तो उसमें क्या प्रोविज़न था कि उसमें 6 मेंबर होंगे। 6 मेंबर्स में से एक चीफ जस्टिस, 2 सुप्रीम कोर्ट, मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो हुए हेड चीफ जस्टिस, 2 सीनियर जजेज हो गए, 3 लोग, 3 और लोग जो बनेंगे ना, तो उसमें से ये कहा गया था कि एक लॉ मिनिस्टर रहेगा और 2 जो मेंबर रहेंगे जो इमिनेंट जूरिस्ट रहेंगे। नहीं, 2 मेंबर जो रहेंगे कोई 2 मेंबर जो इमिनेंट पर्सनालिटी, जो अच्छी पर्सनालिटी वाले जो 2 लोग रहेंगे उनका नाम लिया जाएगा। अब जो बैटर था क्या, 3 तो सुप्रीम कोर्ट वाले हो गए, एक लॉ मिनिस्टर हो गया, बाकी 2 पर्सन को जो अपॉइंट करना है, एमिनेंट पर्सन मतलब विशेष पर्सन को अपॉइंट करना है, उनके लिए एक कमेटी होगी। 3 मेंबर की कमेटी होंगे जिसमें प्राइम मिनिस्टर, एक कोई कैबिनेट मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा। ये 3 मेंबर उस 2 मेंबर को अपॉइंट करेगा, ऐसा सिस्टम था। सुप्रीम कोर्ट को लगा भाई क्या कि कम से कम 3 तो हम लोग हैं, 3 और दूसरा कोई आ रहा है ना, मतलब हमारे से बाहर वाला, ठीक है, हमारे से बाहर वाला, तो मतलब वो लीगल एक्सपर्ट नहीं होगा, कोई जज नहीं होगा, कोई वकील नहीं होगा, वो आएगा, कोई भी आ सकता है। उसमें भी ये प्रोविज़न था कि वो 2 में से एक कम से कम ऐसे रहेंगे
जो SC से बिलोंग करे या ST कम्युनिटी से बिलोंग करे या बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करे या फीमेल, कोई फीमेल मेंबर हो, ऐसे ऐसे था। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं चाहते थे कोई थर्ड पर्सन, मतलब हम लोग के अलावा कोई और इंटरफेयर आए हमारे अपॉइंटमेंट में, तो उसको नल किया गया था। हालांकि यूनाइटेड किंगडम में जो जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट होता है ना, कहीं ना कहीं वहाँ 15 मेंबर की कमीशन होती है। उसमें से जो मेजोरिटी जो है ना, यहाँ तो जो NJSC में जो था 3 कम से कम जजेस थे या 3 कोई और थे, वहाँ तो मैक्सिमम मेंबर, मेजोरिटी जो मेंबर है ना, जजेज नहीं है, अदर पर्सन है जिनको जुडिशियरी लॉ में एक्सपर्ट नहीं है, वहाँ जो UK में होता है, मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो इंडिया में ऐसे अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जब उनका अपॉइंटमेंट हो गया तो उनको फिक्स हो गया कि आप है जो हाई कोर्ट के जज 62 ईयर में रिटायर्ड होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज 65, टेन्योर सिक्योर है। उससे पहले कोई उनको ज़बरदस्ती रिटायर करने को फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसा है। टेन्योर उनका सिक्योर है, उससे पहले उनको हटाया जा सकता है, उसका भी एक मेथड है। जैसे जैसे कोई कोई गिल्टी मिसबिहेवियर, ऐसे करप्ट प्रैक्टिसेस में कोई जजेज इंडल्ज हैं, तो उनको हटाने का प्रोसेस क्या है, ये कम से कम, देखिए मैं बताता हूँ, पार्लियामेंट्री तरीके से, जैसे कि और कोई जजेस के बारे में हुआ कि भाई भाई करप्ट आदमी है, ठीक है, या करप्ट है, या उसका बिहेवियर सही नहीं है, जो भी हो, या आप कह सकते हो कि वो इस पोस्ट के लायक नहीं है, ऐसे, तो उनके लिए क्या होता है कि लोकसभा या राज्यसभा में पहले पहले प्रपोजल लाया जाएगा, रिजोल्यूशन लाया जाएगा। लोकसभा में 100 मेंबर का कम से कम सपोर्ट रहना चाहिए, या राज्यसभा में पहले प्रपोजल आएगा तो 50 मेंबर का होना चाहिए कम से कम। स्पीकर या चेयरमैन मैटर को लेगी, उसके बाद एक कमेटी अपॉइंट करेगी। कमेटी अपॉइंट करने में कमेटी के जैसे 3 मेंबर हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, या कोई एक जज होंगे, या एक कोई और पर्सन होंगे, या हाई कोर्ट के जज। वो सब कमेटी छानबीन करेगी, पाएगी कि गिल्टी है या नहीं है। माना गया कि ये गिल्टी है, तो फिर वहाँ लोकसभा में, राज्यसभा में वोटिंग होगा। सिंपल मेजोरिटी से नहीं, स्पेशल मेजोरिटी से, मतलब मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मोर देन द हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर, हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो स्पेशल मेजोरिटी से डिसीजन होगा, वोटिंग होगी, और ईच हाउस को इंडिविजुअली अलग, लोकसभा को भी राज्यसभा को भी पास करना है उनके हटाने के लिए। जब पास हो गया, फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाएगा, मतलब पार्लियामेंट का प्रपोजल प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तो ही उस पर्सन को जुडिशरी से हटाया जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो। ऐसे है हटाने का तरीका, ऐसे रैंडमली नहीं हटाया जा सकता है। तो इस टेन्योर उनको इस तरीके से सिक्योर किया गया है, ये हुआ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अब है फिक्स्ड सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन उनका फिक्स है, जैसे सर्विस में जैसे जो अपॉइंटमेंट जब हुआ, तो पहले से जो डिसाइड होगा कि इनको अलाउंस इतना मिलेगा, भत्ता इतना मिलेगा। जैसे अलाउंस मतलब आप कह सकते हो आप ट्रेवलिंग अलाउंस जो हुआ, उसके अलावा डियरनेस, हर 6 6 महीना में जो अलाउंस बढ़ता है वो बढ़ना हुआ, या जो पेंशन उनकी उनकी जो लीव छुट्टी इतनी मिलेगी, मेडिकल लीव इतनी होगी, कैजुअल CL इतनी होगी, एनुअल लीव इतनी होगी। तो ऐसे ऐसे जो सर्विस का उनका जो कंडीशन है ना, या उनको पेंशन रिटायरमेंट के बाद इतना, जितना सैलरी से रिटायर होंगे उतना सैलरी का आधा होगा, या जो भी वो मेंशन है, पहले पहले से टर्म एंड कंडीशन में मेंशन रहेगा, तो वो फिक्स रहेगा। ये नहीं कि अपॉइंट कर दिए गए और इस जजेस से कोई मान ली कि गवर्नमेंट खुश नहीं है, तो उनके टर्म कंडीशन को चेंज कर दिया जाएगा, भाई आप जब रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन इतना नहीं इतना मिलेगा, या आपको आपसे अलाउंस है जो मिलता है, मान लो ट्रेवल अलाउंस जो मिलता है, तो सपोज करो ट्रेवल अलाउंस मतलब ऑफिस से आपको कोर्ट में आने के लिए सरकार से 10,000 रुपये आपको पेमेंट सैलरी में मिलती है, अब 10,000 ना मिल के आपको 2,000 मिलेगा। कार का बिल, टेलीफोन का बिल, मेडिकल के लिए फैसिलिटी जो मिलता है, अब ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। ये सब चीज़ें अपॉइंटमेंट के बाद आप उसको तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। ये हुआ फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, ठीक। यह है। अब है एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड। संचित राशि, कंसोलिडेटेड फंड को बोला जाता है कंसोलिडेटेड फंड, संचित राशि। जो इनका एक्सपेंसेस, जो कोर्ट का जो एक्सपेंसेस है, मतलब कहने वाला स्पेशल मैं सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में जो डिसीजन हो रहा है,
तो इनका जो खर्च है, मतलब कोर्ट में जो स्टाफ की जो सैलरी हो गई, ठीक, बाकी जो भी लाइटिंग हो, बिजली का हो गया, टेबल का, कुर्सी का, फाइल के लिए पैसे आना, पेन के लिए, पेज के लिए पैसे पैसे आना, गाड़ी का उनका, उनके एकोमोडेशन का खर्चा, उनकी सैलरी हो गई, जो भी इतना उनका जो खर्च होते हैं ना, ये पैसे कैसे आता है? कंसोलिडेटेड फंड से आता है। अब है, फंड होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ, कंसोलिडेटेड फंड होता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट, जब मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो ऐसे ऐसे इंडिया का जो फंड है, मतलब रेवेन्यू जो है कहाँ जाता है और कौन से फंड में जाता है, ऐसे ऐसे है। पब्लिक अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड, ऐसे। अब कंसोलिडेटेड फंड का मतलब यहाँ क्या है? कहने का मतलब है कि देखिए, अगर जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड से अगर पैसा अगर मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट को, तो इन द सेंस ये हुआ कि अगर किसी को कंसोलिडेटेड फंड से ना मिलकर पब्लिक अकाउंट से पैसे मिलते हैं, किसी, आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को, तो जब तक बजट पास नहीं होगा तब तक उसको पैसे वहाँ से इशू नहीं होगा। इसका ये क्या है कि पैसे कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है, तो बजट पास हो या ना हो, चुपचाप सुप्रीम कोर्ट को जो डिसाइड है कि इसको इस मंथ में इतना पैसे अलॉट हो जाते हैं, तो अलॉट हो जाना है। अब देखें, और इसका मतलब क्या हुआ कि इनको जो पैसे जैसे बजट पास होती है तो बजट में डिस्कशन होता है कि पैसे पहले डिसाइड हो गया कि इतना पैसे सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा, इन द सेंस मतलब किसी और को, ऐसे हुआ कि डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया जाएगा, मतलब तो बजट में डिस्कशन होता है इतना नहीं, इतना दिया जाना चाहिए, तो और डिस्कशन करके बढ़ाया भी जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसके लिए क्या हुआ, अगर कोई पैसा कंसोलिडेटेड फंड से आता है तो उसमें पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं होता कि इसको और बढ़ाया जाए या कम किया जाए, पहले से जो फिक्स कर दिया गया वो फिक्स है। उसमें और सब मेंबर, लेजिस्लेटिव मेंबर, लेजिस्लेचर के जो मेंबर हैं उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कम ज़्यादा करना। इन द सेंस गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो पहले डिसाइड कर दिया है कंसोलिडेटेड फंड के जरिए इनको सुप्रीम कोर्ट को हर साल इतने ही पैसे मिलेंगे, तो फिक्स है। उसमें बाद में फर्दर कम ज़्यादा डिस्कशन आपस में कुछ नहीं होगा पैसा कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खुद डिमांड कर सकती है नेक्स्ट टाइम में गवर्नमेंट से कि इतना पैसा मिलता है, इतना सफिशिएंट नहीं और बढ़ा देना चाहिए, चलो सरकार उस प्रपोजल को ला सकती है, बढ़ा सकती है नेक्स्ट टाइम, ठीक है कंसोलिडेटेड फंड से इतना मिलेगा, लेकिन पार्लियामेंट में इसकी डिस्कशन नहीं होगी। मतलब सारे मेंबर जो बैठे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद या लोकसभा में या राज्यसभा में, इसका डिस्कशन नहीं होगा कि पैसे कम किया जाए, बढ़ाया जाए, घटाया जाए, या जब तक बजट पास नहीं होगा जब तक इन लोगों को पैसे इशू नहीं होंगे। अब देखें, और इनको जो पैसे मिल रहा है, जो पैसा इनका बचा हुआ है बचा है, अगर खर्च नहीं हो पाया अगले साल कंसोलिडेटेड फंड से जो पैसा मिलेगा साथ में ऐड हो जाएगा, ऐसे। बाकी सब मिनिस्ट्री को जैसे कह सकते हैं आप, जैसे डिफेंस, आपका इंडियन एयरफोर्स के बारे में बता दूं, जो मैं भी पहले था, तो कभी पैसे अगर घट गए तो ये होता था कि बजट जब आएगा तो पैसे मिलेंगे। तो अभी कुछ दिन के लिए जैसे रहा कि अभी पैसे नहीं है, खत्म हो गए, तो भाई अभी बजट पास होने वाली है, उसके तभी पैसे आएंगे। इनका सिस्टम ये नहीं है, बजट पास हो या ना हो, इनको सुप्रीम कोर्ट को पैसे मिलना है तो मिल जाना है। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हाल ऐसा नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे और भी है, जैसे कि प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा के स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, यूपीएससी के मेंबर, चेयरमैन का, मेंबर का, इनकी भी जो सैलरी है ना, वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है। समझ गए? ये है। अब है, कंडक्ट ऑफ जजेज कैन नॉट बी डिस्कस्ड एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव डिस्कशन। कहने का मतलब, जजेज कोई डिसीजन दिया, जैसे जज, सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने या हाई कोर्ट के, अभी तो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है तो मैं सुप्रीम कोर्ट बोलता हूँ, जजेज की जो जजमेंट आई, मतलब जजमेंट दिया उन्होंने, उस चीज़ पर डिस्कशन नहीं हुआ कि ये गलत जजमेंट था या इन्फ्लुएंशियल जजमेंट था, या एक तरफा जजमेंट दिया गया, पक्षपात किया गया, या ये जजेज इस कम्युनिटी से बिलोंग करते, इस कम्युनिटी के हित में सिर्फ जजमेंट दिया, ये जजमेंट सही है गलत है, ये पार्लियामेंट में, या चाहे ये जजेज अच्छे हैं खराब हैं, ये मनमानी कर रहे हैं, तो जो भी ऐसे जो भी मैटर हो, जजेस के अगेंस्ट में कुछ बोलना हो, तो वो सब चीज़ें
पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होगा। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हम आप कोई को भी जजेस के बारे में आप कुछ भी अगर कुछ बोल देते हो, जायज़ भी कभी कभी बोलते हो अगर, ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उनके पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? कोर्ट का अनादर किया, अवमानना, अवमान किया, अवमानना बोलते हैं ऐसे, अनादर करना, कंटेम्प्ट किया। उनके पास सबसे बड़ी पावर है, कुछ भी बात में बता देंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये लगा देंगे। तो ये कहने का मतलब हुआ कि उनके कंडक्ट को, आचरण को डिस्कशन नहीं किया जा सकता है, ना ही वहाँ और न ही पब्लिकली हम आप भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें ये बताऊंगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सिविल कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। हालांकि आप जो जजमेंट है उसको फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हो, पर कौन आपकी बात फेयर तरीके से भी बोल रहे हो और कौन जजेज को खराब लग जाए वो उनको ही पता है, इसलिए बेटर है ठीक है। तो ये है। अब है बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। ये मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए ये है कि रिटायरमेंट के बाद आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। प्रैक्टिस नहीं कर सकते कहने का मतलब सुप्रीम कहने का मतलब क्या है कि आप एज ए वकील, मतलब किसी कोर्ट में आप अपियर होकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मतलब कहने ये जो जजेज है ना, अल्टीमेटली ये वकील तो थे ना, पहले पहले वकील रह चुके थे, लॉ तो एक्सपर्ट हैं ही। तो रिटायर्ड होने के बाद वकील के तौर पर आप किसी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ना ही सुप्रीम कोर्ट में, नहीं अदर हाई कोर्ट में। क्यों? कि भाई सपोज वो प्रैक्टिस अगर करते हैं, ठीक है, तो अभी क्या है कि सपोज कोई जज माना जाए कि वो महाराष्ट्र का रहने वाला है, ठीक, और अभी सुप्रीम कोर्ट में जज हैं वो, रिटायर होने के बाद जाएंगे अपना बॉम्बे, जाएंगे बॉम्बे हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस करेंगे। तो वहाँ प्रैक्टिस करेंगे वो, तो पहले से बॉम्बे से जो भी जजमेंट आए तो ऐसा जजमेंट दे कि वहाँ के जो जजेज ने जो डिसीजन दिया उसके अगेंस्ट पे जाए ही नहीं। क्यों? कि मैं वहाँ प्रैक्टिस करूँगा, तो प्रैक्टिस वहाँ जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करूँगा तो मुझे ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे। कैसे? क्योंकि भाई इन इन जजेज की, जो बॉम्बे हाई कोर्ट में ऑलरेडी जो जजेज हैं, नए हैं चाहे पुराने हैं, इनके जजमेंट को उन्होंने काउंटर नहीं किया, अगेंस्ट में नहीं गए। ये जजेज तो खुश रहेंगे। जब ये प्रैक्टिस करने के लिए जब यहाँ आएंगे तब अल्टीमेटली जब एज ए वकील प्रैक्टिस करेंगे, और ये सब जो जजेज हैं उनके जूनियर भी हैं और ऑलरेडी इंटरेक्शन रह चुका है, मतलब तो जजेस तो ऐसे खुश रहेंगे कि ये पहले जज साहब जब आप थे तो हमारे जजमेंट को कितना सपोर्ट करते थे और हमारे प्रमोशन में भी हेल्प किया या हमें जज बनने में भी हेल्प किया, तो यहाँ अगर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भाई इनको हम फेवर करेंगे। तो जब ये फेवर करेंगे तो क्लाइंट तो ये सोचेगा कि भाई ये वकील अब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़्यादा ज़्यादा इनके पास अपना मुकदमा लेके जाओ, क्योंकि ये जीतेंगे जीतेंगे, क्योंकि जजेज इन्हीं की बात सुनेगा। समझ रहे हैं? तो ये है, इसलिए क्या कहेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेकिन मैं बता दूं हाई कोर्ट के जज आफ्टर रिटायरमेंट दे कैन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे हाई कोर्ट के जजेज ऐसे रहे हैं, मैंने देखा है कि पंजाब कुछ मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं जब था वहाँ, तो कुछ ऐसे वकील थे, सरदार जी थे, थोड़ी दाढ़ी वाड़ी थी, उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं है। तो वो ऑलरेडी वहाँ हाई कोर्ट में जज रह चुके थे। हालांकि जैसे 6-7 महीने ही रहा, 6-7 महीने 8 महीने रहे, जजमेंट जज से रिटायर मतलब रेजिग्नेशन देकर वो फिर प्रैक्टिस किए वहाँ वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी आज तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका नाम मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है। फिर जस्टिस एक मुरलीधरन थे, दिल्ली हाई कोर्ट के जज। जब मैटर एक आया था क्या कि दिल्ली में एक दंगे वाली मैटर थी, बीजेपी के एक पॉलिटिशियन थे, जिसने काफ़ी काफ़ी मतलब अनसर्ड उनकी स्टेटमेंट आती थी, तो वो मैटर उनका दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा। जस्टिस मुरलीधरन ने उनके उस केस को बहुत सीरियस तरीके से लिया, और ऐसा नहीं कि उसमें लंबे लंबे डेट दे, क्या किया कि सुबह में सुना फिर बोला कि आफ्टरनून में भी सुनेंगे,
आफ्टरनून में सुनने ही वाले थे, क्या हुआ कि लंच के टाइम में हुआ कि उनको वहां से डायरेक्ट कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया। कहाँ ट्रांसफर किया गया? आई थिंक कहीं नॉर्थ ईस्ट में कहीं ट्रांसफर किया गया था, नॉर्थ ईस्ट में या कोलकाता में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो मुरलीधरन जब मैंने बाद में पेपर में पढ़ा तो वहाँ से भी रिटायर्ड हुए, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में जज तो नहीं बन पाए, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आकर वो प्रैक्टिस शुरू किया। मैंने पेपर में देखा था कि जब कोर्ट में वो अपियर हुए तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला, क्योंकि जजेज में ये आपस में होता है कि एक दूसरे को ब्रदर बोलते हैं, ब्रदर हाउ आर यू, ब्रदर यस ब्रदर टेल मी। तो ब्रदर, हालांकि डॉक्टर प्रोफेसर में ब्रदर कंपाउंडर को बोला जाता है और सिस्टर नर्स को बोला जाता है। वहाँ ब्रदर एक दूसरे को ब्रदर बोलते हैं। जब उनसे बोला बोला गया था, जब वो जैसे किसी क्लाइंट के फेवर में या आर्गुमेंट कर रहे थे, तो ब्रदर व्हाट्स योर ओपिनियन या व्हाट डू वांट टू टेल, ऐसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला। फिर जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला, सॉरी यू आर नॉट नो मोर ए जज नाउ, सिंस अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते तो मैं आपको जज ब्रदर बोलता, लेकिन आप प्रैक्टिस में आ चुके हो, अभी वकील एज ए वकील के तौर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, देन आई वोंट कॉल यू ब्रदर, आई विल कॉल यू मिस्टर मुरलीधरन। तो काउंसिल मुरलीधरन या एडवोकेट मुरलीधरन या काउंसिल ऐसे बोलूंगा, ब्रदर नहीं, तो इसलिए मुझे ध्यान में है। तो खैर वो बताने की बात है, एग्जाम में तो कहीं लिखना नहीं है ये नाम वाम। और है पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ये तो बहुत बड़ा पावर है, अपने कंटेम्प्ट के लिए कुछ मैटर हो। देखोगे आप कोर्ट में बिजली चली गई अचानक, बिजली चली गई भाई, कुछ शॉर्ट सर्किट लग गया, उसको बनाने में भाई इंजीनियर है कहीं से आएगा, वो आएगा टेक्नीशियन आएगा, बनाने में टाइम लगेगा। तो कोर्ट तुरंत बोलेगी, यू आर टेकिंग सो मच टाइम, आई विल टेक कंटेम्प्ट एक्शन अगेंस्ट यू। कुछ मतलब कंटेम्प्ट एक्शन नहीं, और कंटेम्प्ट ऑफ दिस इज मैटर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अरे भाई कंटेम्प्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कुछ अच्छा भी बोलोगे कभी, फिर बात भी बोलोगे, कभी बात ऐसा लगेगा कि जजेज ने कहीं ना कहीं इनका पक्षपात किया या सही तरीके से उनकी जजमेंट नहीं थी, या इन्फ्लुएंशियल थी, उस बात को भी अगर बोलोगे तो बोलेंगे कि भाई आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू इन व्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या है भाई, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत बड़ा। पावर टू, हाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो पनिश है ना, तो कहते हैं कि 6 महीने तक आपको जेल में डाल सकते हैं, 2,000 रुपये तक आपको जुर्माना भी साथ में लग सकता है, ऐसे ऐसे कोर्ट को पावर है। अब है फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। सुप्रीम कोर्ट के जो स्टाफ होते हैं उनका स्टाफ का अपॉइंटमेंट वो खुद करते हैं, अपना खुद का वैकेंसी निकालते हैं। उनका अपॉइंटमेंट एसएससी और यूपीएससी इससे नहीं होता है, उनका अलग अपना एग्जाम, उस लेवल हाई कोर्ट का भी अपना एग्जाम, जैसे हाई कोर्ट का छोड़ दो, मैं अभी यहाँ बात बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ये अपना एग्जाम निकलवाती है। अब कहो क्या जजेज एग्जाम कंडक्ट करवाती है, चलो कोई बात नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दे कि आप मेरे लिए क्लर्क या आप रजिस्ट्रार, ये सब जो उनके लिए भी जो आदमी की ज़रूरत है, तो उनका अपॉइंटमेंट वो अपने तरीके से वो करवाती है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। और हालांकि देखोगे कि बहुत सारा इतनी करप्शन क्या है क्या बताऊं, बहुत सारे हाई कोर्ट में भी जो है पर्सन की अपॉइंटमेंट होती है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले से होता है कि आप वहाँ का क्लर्क बनोगे, क्लर्क बनने के लिए इतना पैसा दोगे, भले एग्जाम निकाल लो तो तभी आपका ज्वाइनिंग होगा। नहीं, बहुत बुरा हाल है, क्या मैं बोलूँ, बोलना सही है या नहीं है, होता तो है। तो जानते सब लोग, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, पर ओपनली अगर कुछ ज़्यादा इस बात को बोलने लगे तो बोलेंगे कि भाई तो छोड़ो, हमें वो सब नहीं जाना। आप सही रहो, मैं बार बार बोलता हूँ, आपको मैंने इस लायक बनाया कि आप सही रहो, आप सही रहोगे तो सब सही रहेंगे, आप सही रहोगे तो आपके पीछे वाले जो जनरेशन, आपके जो जूनियर जो रहेंगे वो सही रहेंगे। और आप सही रह के कोई एहसान किसी पर नहीं कर रहे हो, खुद पर एहसान, पहले भी बार बार बोला है कि आप एहसान खुद पे कर रहे हो, इस चीज़ के लिए ही ऊपर वाले ने आपको बनाया है, वो ब्रेन इतनी दी है, तो आपको अच्छा रहना ही रहना है। इसमें ये नहीं कि मैंने ये करके किसी पर एहसान कर दिया, क्या एहसान कर दिया, तो आप तो भगवान का एहसान मतलब उनके कर्जदार हो कि उन्होंने आपको इतने देकर भेजा है, ये ब्रेन देकर भेजा है। तो ऐसा सोच तो कभी रखना ही नहीं है कि हम ये कर कर हमने किसी और पर बहुत बड़ा कुछ कर दिया है। अगर ये फीलिंग आपके पास रह गई कि हम जो कर रहे हैं अपने ही लिए कर रहे हैं ताकि भगवान हमसे खुश रहे, तो कभी आपको
इस बात का ना घमंड होगा, ना इस बात से आपको होगा कि मैंने जो कर दिया बहुत कर दिया, कभी नहीं। तो ये रहा अब है इट्स जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है या अधिकार क्षेत्र है उसको और कम नहीं किया जा सकता, उसको और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसको मतलब बढ़ा कौन सकती है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कानून बनाकर नियम बनाकर जो भी कह सकते हो उसको और बढ़ा सकती है, लेकिन उसको और कर्टेल नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती। ये है। अब देखिए पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बार 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 मैं चर्चा कर रहा हूँ, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू हिंदी में क्या बोला जाता है, न्यायिक समीक्षा। अब देखें इसके बारे में थोड़ा हल्का हल्का कुछ ज़्यादा बताऊंगा। कहते हैं द इम्प्लिसिट जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल, देखें कहने का मतलब है कि आर्टिकल, ये सब जो आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, इसमें कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू जो है एक अंतर्निहित है, इम्प्लिसिट है। कैसे, मैं बता दूं। आर्टिकल 13 ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी कानून, कोई भी ऑर्डर, कोई भी नियम, कुछ भी आदेश दिया गया सरकार के द्वारा, अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या उससे तालमेल नहीं करता है, तो वो लॉ, कानून, नियम जो भी हो वो उसको नल एंड वाइड माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर कोई संशोधन हुआ या कोई का एक्ट बना, सरकार ने बनाया, मतलब सरकार ने बनाया या पार्लियामेंट ने बनाया, कहने का मतलब कानून बनाया, तो तालमेल खा रहा है नहीं खा रहा है वो कौन डिसाइड करेगा, कैसे बना दिया, तो कोर्ट उस बात को, सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर जाएगा और वो देखेगी कि इसके फंडामेंटल राइट से के अनुरूप है या उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत है या उसके तालमेल नहीं कर रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू करेगी और उसको नल एंड वाइड कर सकती है। तो कहने का मतलब आर्टिकल 13 में डायरेक्ट मेंशन नहीं है जुडिशियल रिव्यू का, लेकिन ये कह दिया गया है कोई भी कानून, नियम जो भी सरकार बना रही है या पार्लियामेंट बना रही है या स्टेट लेजिस्लेचर भी बना रहा हो, वो फंडामेंटल राइट के साथ तालमेल नहीं करता, उसके अगेंस्ट है, इसके विपरीत है, तो उसे नल एंड वॉइड माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जुडिशियल रिव्यू की चर्चा है, आर्टिकल 13। फिर देखिए आर्टिकल 32, इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकार का, कहने का मतलब इन्फ्रिंजमेंट होता है, उल्लंघन होता है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट का ये काम है। आर्टिकल 32 ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, इसको कम वम नहीं किया, इसको कोई तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता, ये बेसिक फीचर है, इसको कोई हटा खत्म नहीं कर सकता। इसके अंदर कोई पर्सन का अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकती है। फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है, रिट विशेष अधिकार का है इसका। रिट का मतलब होता है एक स्पेशल ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। रिट में मैंने बताया था आपको, हैप्पीएस कॉर्पस, मैंडेवस, प्रोविजन, सर्सियोरेरी, क्यू वारेंटो, ये सब रिट होता है जो इशू कर सकती है, जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। ठीक है, तो आ, तो इन द सेंस कोई भी कानून बना जिसमें फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ, तो अंडर आर्टिकल 32 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो कि मेरा भाई फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, सरकार छीन रही है। ये 32। अब देखें आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड नहीं है, मैंने मेंशन स्पेशल हाईलाइट किया है, ये हाई कोर्ट से रिलेटेड मेंशन है। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी को कोई जजमेंट से या नीचे अदालत से कोई संतुष्ट नहीं है, तो अंडर आर्टिकल 226 पर्सन कैन अपील इन द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। फंडामेंटल का राइट का उल्लंघन हो तो भी अंडर 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, या कुछ और भी आपका उल्लंघन हो या अदर राइट आपका उल्लंघन हो, तो भी आप हाई कोर्ट में अंडर 226 के जरिए अप्रोच कर सकते हो। तो आप बार बार आप सुनोगे या पेपर में देखोगे सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन देती है, यू कैन अंडर आर्टिकल 226 यू कैन अप्रोच हाई कोर्ट, योर रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट, यू कैन अप्रोच टू रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट। 226 बार बार सुप्रीम कोर्ट के जजेज इस बात को चर्चा करेंगे।
जैसे कोई पर्सन है जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट में नहीं गया, ठीक है, तो बोलेगा कि व्हाई यू कैन डायरेक्टली हियर, यू कैन गो टू हाई कोर्ट ना, अंडर 226 यू कैन अप्रोच देयर। तो 226 का आप मेंशन करके इनका आप कह सकते हो कि इसका उदाहरण देके या इसको बेस बनाकर आप पहुंच सकते हो, हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। हाई कोर्ट ये है। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए रीट जो आप इशू कर सकता है। हाई कोर्ट का पावर यह है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का पावर है किसी फंडामेंटल राइट को ही आप इम्प्लीमेंट करवाने के लिए रीट इशू करें। ये है कि फंडामेंटल राइट के लिए भी रीट इशू कर सकता है, या दूसरे राइट के लिए भी जो फंडामेंटल राइट ना हो, अदर राइट के लिए भी रीट इशू कर सकता है हाई कोर्ट। ये है। तो कहने का मतलब ये कि 226 का पर्पस क्या है कि भाई कहीं किसी का फंडामेंटल राइट उल्लंघन हो या कोई और राइट भी उल्लंघन हो तो आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जुडिशियल रिव्यू इम्प्लिसिट है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली उसकी रिव्यू की बात करी गई है। तो ये हुआ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मैं रीट रीट मैं बार बार बता रहा था, हैबियस कॉर्पस में पहले भी बता चुका हूँ, समरी बताया। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन को डिटेन करके रखा हुआ है पुलिस ने, गवर्नमेंट ने, तो कोर्ट बोलती है कि उस पर्सन को आप कोर्ट में प्रोड्यूस करो, बॉडी लाओ, हैबियस कॉर्पस। ये हुआ हैबियस कॉर्पस। मैंडेट करने का होता है कि मैंडेट डायरेक्शन देता है किसी को कि आपको ये काम दिया गया है, एक काम करें, लोअर कोर्ट को या कोई अथॉरिटी को या कोई बॉडी गवर्नमेंट बॉडी को कह सकते हो, क्यों डायरेक्ट करती है कि आपको ये काम करना है, मैंडेमस मैंडेट करती है। ये मैंडेमस हुआ। क्यों वारंट हो, कोई अगर कोई पोस्ट रखे हुए है, कोई सरकारी पोस्ट, तो उसको बोलती है कि भाई अगर टाइम खत्म हो गया फिर भी वो पोस्ट को छोड़ नहीं रहे हैं, तो क्या वारंट के जरिए आप, क्या अथॉरिटी है, क्या अधिकार है कि आप उस पोस्ट पर अभी तक हो, आपको पोस्ट इलीगली यूसर्व कर रखे हो, ऑक्युपाई कर रखे हो, वो होता है क्यू वारंट। सर्सियोरी का मतलब होता है कि अगर कोई कोर्ट ने, नीचे वाली कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर जारी किया या वहाँ कोई प्रोसेस जो मुकदमा चल रहा है, तो कोर्ट कह सकती है कि इस मुकदमे को आप कहीं और इस कोर्ट में ट्रांसफर कर दो, चाहे आपके मुकदमे को मैं ले लेता हूँ, या आपने जो ऑर्डर पास किया है उसको खत्म करो। वो होता है सर्सियोरेरी। ये हुआ। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि अगर कोई कोर्ट, नीचे वाली कोर्ट, अपना जो अधिकार है उससे ज़्यादा बियॉन्ड, ज़्यादा काम ज़्यादा जा रही हो, तो कोर्ट उसको रोकता है, प्रोहिबिट, सुप्रीम कोर्ट उसको रोकता है कि भाई, प्रोहिबिट करता है कि यू कांट क्रॉस योर जुडिस्डिक्शन। तो ये होता है प्रोहिबिशन। समरी मैंने यहाँ बताया ऐसे, ताकि मैं ऐसे रीट 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 बोल दूँ, आपको पता नहीं चले क्या रीट होता है, क्या क्यू वारंटो, क्या हैबियस कॉर्पस मैंडेमस। ये तो जब मैं फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको मैं स्लाइड में भी मेंशन करूंगा, डिटेल डिटेल डिटेल। अभी तो यहाँ समझने के लिए इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में जो जो चीज़ आपको मेंशन करने की जरूरत है वो तो मैंने मेंशन किया ही किया है। ये हुआ। अब देखें पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब देखें यहाँ कुछ है जजेस को, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है या कह सकते हो, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, मैंने मेंशन किया है। एक है जजेज एक्ट 1968। तो इंक्वायरी एक्ट का, इसका नाम दिया गया जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 का। ये इंश्योर करता है कि जज जो है कैन नॉट बी आर्बिट्रेरी डिसमिस्ड विच इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। मतलब मनमाने तरीके से किसी भी जजेज को डिसमिस नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर में मैंने समझाया था, टेन्योर सिक्योर है। तो ये सब एक्ट के जरिए टेन्योर को सिक्योर किया गया, ऐसे ऐसे लाकर। ये हुआ। आप देखें आर्टिकल 50। जब मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति का निर्देशक सिद्धांत, राज्य की नीति का निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जब मैं वो पढ़ाऊंगा, जो राज्य की क्या नीति होनी चाहिए, उसका सिद्धांत क्या है, निर्देश क्या, राज्य की नीति के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं, उसके सिद्धांत के लिए क्या निर्देश है, जब मैं वो पढ़ाऊंगा DPSP, उसमें आर्टिकल 50 का चर्चा करूंगा। उसमें ये मेंशन है कि
एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की पावर सेपरेट होगी, मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब मंत्रिमंडल और जुडिशरी न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका बोला जाता है और इसको न्यायपालिका, दोनों की पावर अलग होगी, टीपीएसपी में मेंशन है। अब क्या मेंशन है देखें, दिस आर्टिकल एक्सप्लिसिटली मैंडेट करता है, डायरेक्शन देता है द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड सपोर्ट इट्स इंडिपेंडेंस। कहने का मतलब क्या कि मंत्री लोग या मंत्रिमंडल जो है एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी में इंटरफेयर नहीं करेंगे ये, और ये भी कह सकते हो कि जुडिशियरी उनके मंत्रालय में इंटरफेयर नहीं करेगी। ये हुआ। तो अब मैं बता दूं थोड़ा, देखो क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं बता देता हूँ। देखो जजेज का जो अपॉइंटमेंट जजेज खुद कर रहे हैं, नाम रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन उन नामों में से कौन नाम लेना या ना लेना, ये ये कम से कम किस पर निर्भर कर रहा है, ये लॉ मिनिस्ट्री के पास जब प्रपोजल जा रहा है तो उनके पास कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो हेड है उन पर निर्भर कर रहा है कि नाम में से किसको ले, और जिसको लेगा वो प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगी। जो एग्जीक्यूटिव वो लोग हुए, तो जुडिशियरी को तो चुना भले जुडिशियरी ने, लेकिन उनमें से भी किसको ले जाए, कहीं ना कहीं ये पावर एग्जीक्यूटिव के पास है ना, इनका अपॉइंटमेंट का पावर, ऐसे देखा जाए इनडायरेक्ट वे में है। अब देखो हुआ। अब अब कहने का मतलब हुआ कि एक तो ये हुआ। दूसरा चीज देखें, आप कह सकते हो जजेज को जो हटाने का जो पावर जो है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। प्रोसेस मैंने बता दिया कैसे हटा सकता है। पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया उसको जुडिशरी नल एंड वाइड कर सकती है कि भाई ये फंडामेंटल राइट के अनुरूप नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नल एंड वाइड कर सकती है। ये है। तो कैसे पार्लियामेंट, और देखें जुडिशियरी, जुडिशियरी को भी पार्लियामेंट ऐसे कंट्रोल कर रही है, जुडिशियरी को पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल कर रहा है, इसको हटाने का या इनको अपॉइंट करने का भी पार्लियामेंट को कहीं, पार्लियामेंट या गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कंट्रोल है। कंट्रोल मतलब जो आप नाम दोगे कोई जरूरी नहीं कि मैं सारे नाम में से दो नाम दियो तो चाहे तो ना भी उसको जज अपॉइंट करे। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 5 नाम दिया, 5 नाम में से किसी नाम को न ले, कहे कि आप दूसरा और नाम दो आप, लेकिन लेना उसी में से, लेकिन चाहे तो न ले। लेकिन अपना नाम भी मतलब सरकार नहीं दे जोड़ सकती है कि मैं इसको जज बनाना चाहता हूँ। अपॉइंटमेंट में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कंट्रोल उनका है ऐसे, इनको हटाने का। अब और उनका, और जो गवर्नमेंट है उसने कोई कानून बनाया तो उसको खत्म करने का, नल एंड वाइड करने का जजेस को ऐसे पावर है। ये हुआ। तो कैसे देखें एक दूसरे पर कंट्रोल हुआ, ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं। फिर देखें अब कह रहे हैं कि क्या, पहले मैं इतना बताया, आगे क्वेश्चन आएगा मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा, ताकि अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए एक केशवानंदा भारती केस 1973 वाली जो केस थी, emphasize द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेपरेशन एज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बार बार सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट डिफरेंट जो जजमेंट आई ना, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट डिफरेंट टर्म बार बार बोला और हर बात को बोलते गए कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी बेसिक फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ये भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर फेडरलिज्म ये भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऐसे ऐसे बार बार डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टर्म को जोड़ जोड़ कर ये बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। तो जजमेंट में बार बार डिफरेंट डिफरेंट जजेज ने वर्ड को जो बोलते गए, एम्फसाइज करते गए, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा एक लंबा चौड़ा लिस्ट तैयार हो गया भाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन है। अच्छा ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं पढ़ाऊंगा बाद में आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको किसको किसको, अभी इतना नाम दिया और लंबी सारी लिस्ट ये है। अब देखें कहने का कहते हैं कोर्ट हैज आल्सो एक्सरसाइज इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 142 टू पास एनी ऑर्डर
नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस इन एनी मैटर पेंडिंग बिफोर। इसका मतलब सुन लो, समझ लो, ये तो इंग्लिश में ऐसे जो भी मैटर है समझ लो। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि आप जनरली क्या होता है कि आप हाई कोर्ट में आपका जो मैटर हुआ वहाँ से जजमेंट से आप अपील करते हो फर्दर सुप्रीम कोर्ट में। क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं, सिविल मैटर हो सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके तो आप अपील करते हो सुप्रीम कोर्ट में। 142 का में है एक सिविल साइड में भी कुछ ऐसा स्पेशल मेंशन है कि अगर हाई कोर्ट ने स्पेशल मेंशन किया है कि इसको आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए या डिस्कशन किया जाना चाहिए, वहाँ सुना जाना चाहिए, तो आप वहाँ पहुँच सकते हो। तो ही या उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में कुछ डाउट रहा तो मैटर को सुप्रीम कोर्ट में खुद ब खुद रेफर करें, तो सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील के जरिए आप वहाँ अप्रोच कर सकते हो। सिविल अपील, सिविल अपील, क्रिमिनल अपील जो हुआ अपील कर सकते हो क्रिमिनल मैटर, सिविल मैटर को। और क्रिमिनल मैटर में भी हुआ कि किसी को हाई कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट दे दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अपील कर सकते हो। या कोर्ट है जो आपको हाई कोर्ट खुद ऑथराइज करेगी कि हाँ आप फर्दर आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में भी ऐसे ही हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि आप वहाँ अप्रोच कर सकते हो। कुछ मैटर में कहीं कोई सर्टिफाई नहीं हुआ तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। हाई कोर्ट ने कोई सर्टिफाई नहीं किया। कैसे? SLP स्पेशल लीव पिटीशन डाला जाता है। SLP देखोगे कोर्ट में आप आता है SLP स्पेशल लीव पिटीशन। अंडर स्पेशल लीव पिटीशन में क्या है, 142 का अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है किसी भी मैटर को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ऑथराइज किया हो ना किया हो, या उसको अथॉरिटी हाई कोर्ट से उसको परमिशन हो या ना हो, किसी मैटर को सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो सुन सकती है, ठीक है, किस सुन सकती है। लेकिन ये आपका जैसे कि इस सुप्रीम कोर्ट में जजेज पर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं आपको बोल सकते हैं कि हाई कोर्ट ने तो आपको ऑथराइज नहीं किया, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया नहीं, दैट्स अ फाइनल डिसीजन, यू विल हैव टू फॉलो दिस थिंग। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के इंडिविजुअल जजेज पर डिपेंड चाहे तो मैटर आराम से ले सकते, ठीक हो, आई विल लिसन, you have filed SLP special leave petition, okay, I will put your matter in my court, और कह सकते हो कोर्ट रूम में जो भी हो गया, और वो लिस्ट करेगी आपका मैटर को कि हाँ मंडे को, ट्यूसडे को, इस डेट को या इस डेट को मैं आपको इस मैटर को सुनूंगा। तो वो बात वही बात करा कि अंडर 142 में सुप्रीम कोर्ट के ब्रॉड पावर है, किसी भी मैटर को अपने पास सुन सकता है, उस पर ऑर्डर जारी कर सकता है, उसको उस पर कोई डायरेक्शन दे सकती है। तो ये बहुत बड़ा पावर है। प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 142 पास एनी ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। इसके बाद कोई भी मैटर अगर आया है यानी पेंडिंग है करने मतलब किसी मैटर पे ये सुन सकता है 142 के अंदर। 143 क्या है, इसके बाद का जो आर्टिकल होता है कि प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट है जो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकती है, लीगल एडवाइस दे सकती है। अगर प्रेसिडेंट को कोई लीगल एडवाइस चाहिए, कोई या लीगल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अंडर 143 का हवाला देकर उसका विवरण चर्चा कर सुप्रीम कोर्ट को ये कंपेल कर सकता है कि अंडर 143 आर्टिकल यू आर सपोज टू आंसर दिस इज माई क्यूरी, मेरा ये क्वेश्चन है, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ इस कानून के बारे में, इसका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकती है 143 के अंदर। 142 में सुप्रीम कोर्ट को ब्रॉड पावर है, ये हुआ 142। तो अब देखें जज ट्रांसफर केस 1982 का एक जज ट्रांसफर केस हुआ था। एक केस, बहुत सारे ऐसे केसेस, एक देने का मतलब है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कैसे है या स्पेशल पावर कैसे, वो बताने का कंटेक्स्ट है मेरा, ये मतलब है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड हैव प्रायोरिटी होना चाहिए इन अपॉइंटिंग जजेज। कहने का मतलब कि अगर जजेज को अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस का प्रायोरिटी, उनका महत्व होना चाहिए, उनकी बात को सुनी जानी चाहिए उनके अपॉइंटमेंट के लिए।
तो ये इंडिपेंडेंट मतलब कहा कि बिना चीफ जस्टिस के मर्जी के किसी भी जज को, किसी भी पर्सन को जज नहीं बनाया जा सकता या उनकी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। जज की जो ट्रांसफ़र करनी है उसमें चीफ जस्टिस का हाँ या ना होना जरूरी है। ये उस समय 1982 में चल रहा था। अब तो आप जानते हो कि भाई 5 सीनियर मोस्ट जजेज होंगे, एक जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे, ये खुद ये लोग डिसाइड करेंगे कि किसको कहाँ ट्रांसफर करना है या नहीं करना है, या किसको जज बनाना है या नहीं बनाना है, किसको हाई कोर्ट का जज बनाना है या किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। अब इन 1982 का मैटर था। मैंने ये बात को कई बार चर्चा कर दिया सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इनवैलिडेटेड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014, एक कौन सा था, 1909 1900 सॉरी 1999 90 99th अमेंडमेंट एक्ट जो मैंने बताया बार बार, 1999 निन्यानवे निन्यानवे वा ऐसे कुछ होता है। 2015 का जो अमेंडमेंट था, इसको क्यों नल वाइड किया मैंने बता दिया। 3 मेंबर जुडिशरी वाले रहेंगे, 3 अदर मेंबर। जो अदर मेंबर थे, एक लॉ मेंबर था, 2 अलग मेंबर, इस सब चर्चा किया। तो कहीं ना कहीं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये चाहते थे कि हमारे हमारे अपॉइंटमेंट में कोई बाहर वाला का इन्फ्लुएंस ना रहे। हालांकि कई बार ऐसा हो सकता था कि तीनों जज कुछ और चाह रहे हैं और वो तीनों कुछ और चाह रहे, टाई हो सकता था। फिर भी टाई वाली कंडीशन भी ना आए, सुप्रीम कोर्ट इस बात को चाहती ही नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है हमारे जो लेजिस्लेचर है, हमारे सांसद हैं, हमारे जो मंत्री हैं, उनकी क्या सोच है, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी क्या है, कितने ब्रॉड माइंडेड है, इनको पता है अच्छे तरीके से भाई इनका थिंकिंग क्या है, कितने समझदार हैं। अरे जब आएंगे तो कितनी समझदारियाँ दिखाएंगे ये भी इनको पता है। तो भाई इतने समझदार समझदार लोग हमें ना चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सब बात को जानते हुए कहा कि भाई ना, ये सब चीज़ में मुझे नहीं पढ़ना, आओगे तो मतलब पूरा अभी तो आप, कई लोग कहते हैं, मैंने जब शुरू में पिक्चर दिखाया था 1973 वाले जो जजमेंट केशवानंदा भारती केस, डिफरेंट डिफरेंट जजेज का, मैंने ये भी बताया था कि इन जजेज के बेटे भी जो है अभी कोई हाई कोर्ट के जज या कोई सुप्रीम कोर्ट के जज या कोई वकील हैं। तो आपको देख के कुछ लगा होगा कि भाई क्या चल रहा है, ये नेपोटिज्म। लेकिन बात है कि अगर वो भी एक पल के लिए कलेगियम सिस्टम हटा दे जाए, इनको दे दिया जाए परमिशन ना, देन यू कांट एक्सपेक्ट देन व्हाट विल हैपन। कभी कभी बहुत है ऐसे कि मैं बोलना नहीं चाहिए, देखोगे या लोगों को पता भी होगा कि हाई कोर्ट में कुछ जजेज ऐसे भी बने हुए हैं कलीगियम सिस्टम रहते हुए भर में, कि जो वाकई में छोड़ो उस मैटर में जाना ही नहीं, हमें पढ़ो मत, बेटर है जाना ही नहीं। मैंने पहले भी बोला है, मैं तुम लोग को सुधार सकता हूँ, उन लोग जो पहले से हैं उनको नहीं सुधारा जा सकता। तो इतना तक हुआ। अब थोड़ा एक क्वेश्चन कर लिया जाए। हाँ, 2015 का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कस्टोडियन, गार्जियन कहो या संरक्षक करने वाले, कस्टोडियन किनके कस्टोडियन में है, कस्टडी में है, संविधान हमारा किनके कस्टडी में है, किनको है कि देख रेख करना है कि भाई सही तरीके से संविधान रहे। ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लोकसभा, सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर। तो आंख बंद कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के नाम पर सारे डिसीजन होते हैं, कोई एक्ट बनता है इनके नाम पर, इनकी अल्टीमेट अथॉरिटी है, इनकी अल्टीमेट साइन है। लेकिन कुछ प्रेसिडेंट एक्टिव रोल लेते हैं, बहुत सारे एक्टिव रोल नहीं लेते हैं। अल्टीमेट डिसाइड बाद में सुप्रीम कोर्ट को करना, इंटरफेयर करना पड़ता है। हालांकि प्रेसिडेंट को ये पावर है, मैं जब प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा तो कुछ बिल को वीटो कर सकता है, ये सब पावर है कि बिल को वीटो, पॉकेट वीटो पावर है, सस्पेंशन वीटो पावर है, एक्शन ना ले, ऐसे ऐसे पावर है, बाद में बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। लेकिन जो पावर सुप्रीम कोर्ट को है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए, जुडिशियल रिव्यू के जरिए कह सकते हो, वो किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। तो ये है सुप्रीम कोर्ट। हाँ, अभी भी देख सकते हो कि बहुत सारे मैटर में सुप्रीम कोर्ट एग्जाम में बार बार जुडिशियल एक्टिविज्म से बहुत बार बार को क्वेश्चन आते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म आजकल काफ़ी हो गया है, क्योंकि आजकल की जो पॉलिटिक्स जो है, कभी ये गवर्नमेंट कभी वो गवर्नमेंट, यहाँ का गवर्नमेंट हटा देना, प्रेसिडेंट रूल लगा देना,
पोजीशन, ये सब आपस में इतने तालमेल झोल झाल चल करते रहते हैं लोग। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर करना पड़ता है और सबको थोड़ा लाइन पर लाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो ये रहा। अब देखें, एक क्वेश्चन है 2023 का 10 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन देखें, constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy। मतलब डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए ये जरूरी है, प्रीरेक्विजिट है, जरूरी है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट हो। मतलब संविधान के द्वारा जो गारंटीड जो है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, मतलब संविधान ने जो गारंटी कर रखा है, गारंटी दे रखी है जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए, ये जरूरी है डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश रखने के लिए। कमेंट करें। अब देखिए, अब 2023 का क्वेश्चन है। अब इसमें हो जाएगा क्या, आपको मेंशन करना होगा क्या कि जुडिशियरी जो इंडिपेंडेंट, पहला बात तो थोड़ा जुडिशियरी का हल्का हल्का डिफाइन कर दोगे क्या है। इंडिपेंडेंट कैसे है मैंने बता दिया, कैसे इंडिपेंडेंट है, टेन्योर और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सब चीज़ आपको बताया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर, जुडिशियल रिव्यू का पावर, ऐसे ऐसे करके इंडिपेंडेंट है। डेमोक्रेसी के लिए इंडिपेंडेंट कैसे है कि कुछ जजमेंट को आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे, एक तो इंडिपेंडेंट जज है लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे मेजर जजमेंट दिए हैं जो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, मतलब मेंटेन इस्टेब्लिश नहीं, मेंटेन रखने के लिए ये जजमेंट। अगर ये जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होता तो इतनी बड़ी जजमेंट इतनी बड़ी लेवल पर जाके नहीं दे पाते। जैसे देखो, अभी जजमेंट, अभी मैंने ज़्यादा जजमेंट बताया नहीं है, हालांकि पहले चैप्टर में कुछ जजमेंट मैंने बताया था, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पढ़ाऊंगा तो इतने सारे जजमेंट आ जाएंगे कि भाई आप आंख कभी भी सोए 10-15 जजमेंट तो ऐसे ही लिख दोगे। तो इतना आधा तो मैंने अभी डिस्कस कर दिया कहीं ना कहीं, इन द सेंस आप कह सकते हो आधी बातें जुडिशरी इंडिपेंडेंस के बारे में बता दी, और डेमोक्रेसी को कैसे मेंटेन रखा है, जैसे कि आप कह सकते हो कि कुछ जजमेंट रिसेंट का मैं बताता हूँ। एक तो NJS, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को हटा दिया, अगर वो होता उसको नल एंड वॉइड कर दिया, ठीक है, उसको एबोलिश करवा दिया। अगर वो रहता तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहती, इंडिपेंडेंट नहीं रहती तो मनमाने तरीके से जो मन है वो, जिसे जज चाहते वो जिसे जज बनाते वो जज उनके इशारे पर चलते और डेमोक्रेसी डेंजर में होती, वो जिसकी गवर्नमेंट रहती है अपने तरीके से करती। एक तो ये हो गया। दूसरा रिसेंट का जजमेंट देखो, राइट टू प्राइवेसी, लोगों के लिए डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। मतलब डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन, फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये होता है ना डेमोक्रेसी में, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए, फॉर द पीपल। तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर, तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है, तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो
तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी। कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं। ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं। पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है @dr_vikas_ias, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बार कोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे। उनको मैंने अपनाया है तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ। कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे। तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से। नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810। मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड आईएफएससी कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494। ये आईएफएससी कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो। बाकी ये यहाँ तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूँगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज़्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से। पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा। पर जहाँ लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज़्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहाँ तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको
इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहाँ तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूँगा, या अभी जो बताते रहूँगा ऑलरेडी कवर हो चुका है। मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में। क्लियर है? तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।